हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है? तो इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था नोबेल पीस प्राइज। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रहा है। एम मुकुंदन को किस पुस्तक के लिए साहित्य जेसीबी पुरस्कार मिला? तो इनको दिल्ली ए सोलिलोक्वी के लिए मिला है साहित्य का जेसीबी पुरस्कार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 142वें स्थान पर। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो अभी हाल ही में पोचमपल्ली गांव को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा बेस्ट पर्यटन गांव या बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया है। पोचमपल्ली गांव जो है ये तेलंगाना का गांव है और इस गांव को ये चुना गया है किसके द्वारा? UNWTO के द्वारा। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको मत समझिएगा, ये टूरिज्म वाला है। तो इसके द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेजेस में एक नाम ये भी है तेलंगाना का पोचमपल्ली। ओके, ये क्यों फेमस है? ये दोस्तों अपनी वहाँ की इकत साड़ियों के लिए फेमस है। तेलंगाना का यदाद्री भुवनगिरी जिले का पोचमपल्ली गांव अपने प्रसिद्ध हाथ की बनी साड़ियों के, जो कि इकत साड़ियों के नाम से जाना जाता है, उसके लिए फेमस है। 2004 में इसे जीआई टैग भी मिल चुका है और इसे भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भूदान आंदोलन जो है वो यहीं पर हुआ था। क्लियर है? चलिए, UNWTO जो है वो स्थापित हुआ था 1975 में। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। जुराब पोलोली कॉसविली इसके करंट टाइम पर हैं अध्यक्ष। याद रखिएगा, UNWTO का हेडक्वार्टर मैड्रिड में है जबकि WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत का खाद्य संग्रहालय अभी हाल ही में लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने। भारत का ये पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय होगा। ये बनाया गया है, स्थापित किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। ये भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय है। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय के द्वारा ये विकसित किया गया है। 1.1 करोड़ की इसको बनाने में लागत आई हुई है। भारत का इस टाइप का ये पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहां पर राशन आपके ग्राम योजना लॉन्च की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राशन आपके ग्राम योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। साथ ही साथ एक और स्कीम भी लॉन्च की है इन्होंने राशन आपके ग्राम योजना के साथ साथ में। कौन सी स्कीम है? सिकिल सेल मिशन। तो सिकिल सेल मिशन जो है ये भी शुरू किया गया है और राशन आपके ग्राम योजना ये भी शुरू किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने 50 नए एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालयों का भी आधारशिला रखा है। तो ये आधारशिला रखी गई है यानी अभी इसको आगे बनाया जाएगा, इस पर काम शुरू होगा अब से। इसके अलावा आपको याद होगा अभी 15 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था कि अब से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर। ठीक है, तो आदिवासी गौरव दिवस या जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों लद्दाख के लिए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है। लद्दाख में राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी गई है, ये वहां पर स्थापित किया जाएगा। इससे क्या होगा? ये दोस्तों एक प्रकार से जो सेवारत सैनिक हैं या फिर जो शहीद हो चुके सैनिक हैं या जो भूतपूर्व सैनिक हैं जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो युद्ध में जो विधवा हो जाती हैं महिलाएं, जिनके हस्बैंड शहीद हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी पर्सन होंगे उनके लिए एक सलाहकार के रूप में ये बोर्ड काम करेगा। उनको अगर कोई सुविधा दिलानी है, कोई योजना कैसे मिलेगी, उनको किसी योजना का लाभ कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों की सलाह वो ले सकेंगे यहाँ आकर राज्य सैनिक बोर्ड में जाकर के। ठीक है, तो इसे रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के तहत जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी वहां तक पहुंच प्रदान करवाया जाएगा।
ठीक है, सीधी सी बात समझिए, सरकार द्वारा सेनाओं के लिए, सेना के जवानों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी योजनाओं के बारे में पता नहीं रहता है, तो ये बोर्ड पर जा कर के ये लोग पता कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सी योजना है, किस योजना का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में 18 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 18 नवंबर को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए हैं, दोनों को इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है इसी क्वेश्चन में। एक तो विश्व दर्शन दिवस या वर्ल्ड फिलॉसफी डे, और दूसरा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेचुरोपैथी डे। दोनों ही इस बार 18 नवंबर को मनाए गए। ध्यान देना है आपको इसमें, विश्व दर्शन दिवस जो है दोस्तों, ये नवंबर मंथ के थर्ड थर्सडे को मनाया जाता है, थर्ड गुरुवार को मनाया जाता है, जबकि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस तो ये 18 नवंबर को मनाया ही जाता है। तो एक एक करके जानेंगे दोनों के बारे में। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों भारत में मनाया जाता है, राष्ट्र का होता है, ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल का है ये नेचुरोपैथी डे। 18 नवंबर 2018 से इसकी शुरुआत हुई, पहली बार घोषणा हुई और तब से ये मनाया जाने लगा। किसके द्वारा मनाया जाता है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी चिकित्सा, ठीक है, इसके अलावा सिद्धि चिकित्सा और होम्योपैथी। ठीक है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 2018 को घोषित किया गया। 18 नवंबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि 18 नवंबर को दोस्तों 1945 में महात्मा गांधी जी ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन के अध्यक्ष बने थे, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बने थे, तो इस वजह से ये दिवस घोषित किया गया। क्लियर? अब बात करते हैं वर्ल्ड फिलॉसफी डे की। तो ये भी दोस्तों इस बार 18 नवंबर को ही मनाया गया है। ये नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार पड़ा था 18 नवंबर को, इस वजह से 18 नवंबर को ये भी मनाया गया, वर्ल्ड फिलॉसफी डे, विश्व दर्शन दिवस। तो जो भारतीय समाज में या विश्व समाज में जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उसके योगदान और उसके सामने आने वाली जो चुनौतियाँ हैं या इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई, यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई। यूनेस्को बोले तो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। अगला देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो अभी हाल ही में एसोचैम पुरस्कार जीता है दोस्तों कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए, यानी कि बेस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम्स के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इसे यह अवार्ड मिला है। एसोचैम के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो इसको अभी हाल ही में दिया गया है। अच्छा, इस अवार्ड को रिसीव किसने किया है? जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं पी गोपी कृष्णा जी, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। दिया किसने? आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक आर गुरुमूर्ति ने इसको दिया है अवार्ड। कर्नाटक विकास बैंक की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़ में। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने एआई पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च की? तो अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग सुविधा लॉन्च की है पेटीएम मनी ने। पेटीएम मनी दोस्तों जो पेटीएम की स्वामित्व वाली ही कंपनी है, पेटीएम कंपनी आप जानते ही हो, तो उसके द्वारा एआई पावर्ड ट्रेडिंग लॉन्च की गई है। अब ये एआई पावर्ड ट्रेडिंग से क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ट्रेडिंग से दोस्तों, वॉइस ट्रेडिंग से होगा ये कि लोग जो बोलेंगे, बोल करके सर्च कर सकते हैं अपने स्टॉक को, या बोल करके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ठीक है, और बोल करके ही मतलब उसमें वॉइस कमांड दे करके प्रयोग होगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है, यानी कि काफ़ी हद तक, अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% तक लोगों की आवाज़ को ये समझ सकेगा, ठीक है, कि क्या वो कहना चाहते हैं, कौन सा शेयर वो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। इसके लिए एक और टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, NLP टेक्नोलॉजी से कहते हैं, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से कहते हैं, जिससे और प्राकृतिक रूप से भाषाएं समझी जा सके, ठीक है। जैसे एक होता है रोबोटिक भाषा, एक होता है आम लैंग्वेज में से हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, तो इसको भी ये समझ सके। तो इस वजह से एआई पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग सुविधा लॉन्च की गई है पेटीएम मनी के द्वारा, ट्रेडिंग को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए। पेटीएम कंपनी का ही ये स्वामित्व वाला कंपनी है। तो पेटीएम का भी IPO आया हुआ था, ठीक है। IPO ये भारत का सबसे बड़ा था अभी तक का। इसने CIL का रिकॉर्ड तोड़ा। CIL ने 15,000 करोड़ का इससे पहले का रिकॉर्ड बनाया था 2015 में।
तो उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। ये 18,600 करोड़ का आईपीओ था, भारत का अब तक का सबसे बड़ा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ठीक है। और पेटीएम मनी की अगर स्थापना की बात करें 2017 में हुई थी, वहीं पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है और विजय शेखर शर्मा उसके फाउंडर एंड सीईओ हैं, जबकि पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष हैं वरुण श्रीधर। क्लियर है। अगला देखते हैं, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो मछली पालन वाले होंगे, ठीक है, जो मछली पालन से अपना व्यापार के रूप में या स्टार्टअप के रूप में उसे शुरू करते हैं या उससे अपना पालन पोषण करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वित्त पोषित किया जाएगा, फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। खास करके जो स्टार्टअप होंगे इससे रिलेटेड उनको मदद की जाएगी। तो ये भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर है जो कि गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे दोस्तों लाइनेक एनसीडीसी फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में भी जाना जा रहा है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पुरुष क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली दोस्तों अनिल कुंबले जी की जगह पर आए हैं। अनिल कुंबले इससे पहले 9 वर्षों तक रहे और अब सौरव गांगुली आए हैं। 3-3 वर्षों का अधिकतम कार्यकाल होता है और 3-3 वर्षों के लिए 3 बार अनिल कुंबले चुने गए थे और फिलहाल अब 9 वर्ष तक काम करके वो इस्तीफा दे दिए, अपना पद छोड़ दिए हैं और अब आ गए हैं सौरव गांगुली। समझिएगा इस चीज़ को, ये आईसीसी के अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आईसीसी में पुरुष क्रिकेट समिति यानी मेंस क्रिकेट कमेटी की बात हो रही है। आईसीसी के द्वारा मेंस के लिए अलग क्रिकेट की एक कमेटी बनाई गई है और विमेंस के लिए अलग से एक क्रिकेट की कमेटी बनाई गई है, जो ये डिसाइड करती है कि मेंस क्रिकेट को किस प्रकार से आगे ले जाना है, क्या क्या नियम बनने चाहिए, क्या नियमों में सुधार करने चाहिए। ऐसे ही विमेंस वाला काम करता है। तो यहाँ इस कमेटी में अध्यक्ष ये चुने गए हैं, ठीक है। और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले अभी भी हैं। तो यहाँ पर देखिए सौरभ गांगुली के बारे में बात करें तो ये बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं, आप सबको पता है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वो भारत का बोर्ड है और आईसीसी जो है इंटरनेशनल लेवल पर बोर्ड काम करता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और दुबई में हेडक्वार्टर है। वहीं सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई वाला है और अभी हाल ही में बीसीसीआई ने ही आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया हुआ था। क्लियर है। अच्छा, ये तो पुरुषों के हुए। अगर महिला क्रिकेट कमेटी का पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा जॉनी ग्रेव बनाए गए हैं, इसको महिला कर लीजिएगा। आईसीसी की महिला क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष जॉनी ग्रेव बनाए गए हैं, ये वेस्ट इंडीज की हैं। क्लियर है, तो दोनों याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड वैक्सीन एम्बेसडर नियुक्त किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में सलमान खान को दोस्तों महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीनेशन का एम्बेसडर नियुक्त किया है। महाराष्ट्र वैसे तो दोस्तों सबसे तेज है, इस समय वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन थोड़ा सा कम हो रहा है, वहां पर लोग वैक्सीनेशन को तैयार नहीं है। इस वजह से सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इसके लिए, जिससे वो लोगों को प्रोत्साहित कर सके वैक्सीनेशन के लिए। क्लियर। ओके, ऐसे ही दोस्तों आपको याद हो सोनू सूद को पंजाब में नियुक्त किया गया है वैक्सीनेशन के लिए, बहुत पहले उनको नियुक्त किया गया था एम्बेसडर। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो भी क्वेश्चंस थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से जा करके, यहीं पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। करंट अफेयर की ई बुक आप ले सकते हैं, सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज हैं, हमारे ई बुक हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, फ्री मटेरियल्स यहाँ पर मिलेंगे। तो आप जा करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बीपी सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको आज बताना है। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? वर्तमान में भारत के CGA कौन है? CGA यानी कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना।
चलिए बस मिलते हैं दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।